जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा और आपको उस वीडियो में मज़ा आया होगा प्रैक्टिस सेट हल करके, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हम लेके आ रहे हैं। बहुत ही गजब के, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस CPET में बने थे, ऐसे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जिससे आप कहीं से भी फंस ना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को एक छोटे से मोटिवेशन कोड के साथ। जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में है वो दूसरों की पहचान बनाने में नहीं, या जो दूसरों की पहचान है उस पर उछलने में उतना मज़ा नहीं आता है। जब हम खुद कांस्टेबल या SI बन जाएंगे, उसमें जो मज़ा है वो दूसरों की पहचान पे उछलने में नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत के वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो नकदी रिजर्व अनुपात जो होता है वो आपको बताना है किसका उपकरण है। वो है मौद्रिक नीति का उपकरण। किसका? मौद्रिक नीति का उपकरण है नकदी रिजर्व अनुपात। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो अर्थशास्त्र जो है वो मानव निर्मित उपकरण को पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाती है और क्या बनती है? तो जो सल्फर ऑक्साइड होती है जो वातावरण में उपस्थित है, वो बारिश में धुलने के बाद आपको बताना है, तो वो बनती है फॉसिल ईंधन संग्रह का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? तो मदर टेरेसा पर टिकट जो है ये अमेरिका ने प्रकाशित किया था। मदर टेरेसा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन्हें अगर देखा जाए तो 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल। और 1980 में अगर देखा जाए तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और ये अगर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर पूछा जाए, इन्होंने भारत की नागरिकता कब ग्रहण की थी? तो नागरिकता ग्रहण करने की बात की जाएगी तो 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो वो अम्ल अगर देखा जाए तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो लोकतंत्र जो है ये एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ये सिले जो हैं इनका मत था। सिले ने कहा था कि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न लिखे नियम को पढ़िए और पहचानिए। एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में संपन्न संख्या के अणु होते हैं। तो ये किसका कथन है? तो ये है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो के नियम में ये कहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है, फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ जो होता है वो ADP से ATP बनना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो वो है बलबन। बलबन जो है इसने, अगर इसकी नीतियों की बात की जाएगी तो इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। और क्या कहते हैं कि इसने, आप लोग बताइएगा जल्दी कौन सी नीति अपनाई थी? बलबन ने ही सिजदा और पैबोस की नीति बलबन ने अपनाई थी। अगर इसकी बात की जाएगी कि ये किस वंश का शासक था, तो ये गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था बलबन। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था। और बलबन गद्दी पर अगर बात करें कब बैठा था,
तो 1265 में बैठा था और 87 तक ये गद्दी पर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में जो कि वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो होता है वो आप सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद के पास होता है। राष्ट्रपति हमारा जो होता है वो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति हमारा प्रमुख होता है हर चीज़ में, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत हैं, सही जोड़ा छांटिए। लिखित संविधान नहीं, इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। अगले देखते हैं। तो सार्क द्विपक्षीय मुद्दे नहीं, तो सार्क जो होता है ये द्विपक्षीय मुद्दे नहीं देखता है। सार्क कई देशों का संगठन है, तो ये द्विपक्षीय मुद्दे कभी देखेगा ही नहीं, ये आप खुद समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा निषेधाधिकार इसे भी हटाइए। एकात्मक राज्य यूएसए, ये भी गलत है। यूएसए में एकात्मक राज्य नहीं है, द्विआत्मक राज्य है, मतलब कि वहाँ पे राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं। तो एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह की देयता प्रदर्शित करता हो। इसमें आपको बताना है कि किसकी देयता, तो भारत सरकार, यदि वह भारत सरकार की देयता प्रदर्शित करता है तो वह वित्तीय प्रपत्र मूल प्रतिभूति कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट के बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार चट्टानों को तोड़ने के लिए किया था। प्राचीन समय में इसका काम चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता था, अब ये बम बनाने के काम भी आता है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप अगर देखा जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल में है ये रोवर्स कप। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 अगर देखा जाए तो राज्य के नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 36 से 51 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध तत्व है। राज्य के नीति निषेध तत्व का दूसरा नाम मूल अधिकार पार्ट 2 भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये कभी भी वाद योग्य नहीं होता है, ये केंद्र के ऊपर है, सरकार के ऊपर, यानी कि होता है जब इच्छा वो दे या जब इच्छा हो ना दे। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाएगी तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? तो इनमें से दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। और एक होती है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हैदराबाद में जो नेशनल पुलिस अकादमी है इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है। ये क्वेश्चन आप 5, 6, 7, 8, 9 स्टार लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत के किस राज्य में पहला एयर क्लिनिक खोला गया है? तो एयर क्लिनिक की अगर बात की जाएगी तो वो मणिपुर है, जहाँ पर पहला भारत का एयर क्लिनिक खोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है? तो जो होता है हम देखते हैं इसमें से कौन सा, मुख्य मेमोरी का नियमित अपग्रेड करना, ये गलत है। मुख्य मेमोरी का नियमित अपग्रेड करना कंप्यूटर के सुरक्षा सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है या उसका उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह देखा जाएगा, राजकीय चिन्ह की बात की जाएगी तो 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा अंगीकृत किया गया था।
कैडमियम नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है? तो कैडमियम नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र अगर बात की जाएगी तो CdNO3 और 2 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हैं? तो गीत सेठी जो हैं ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा पावर के नए CEO और MD अगर देखा जाए तो वो दीपेश नंदा जी हैं। दीपेश नंदा को नए CEO के रूप में चुना गया है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो ये दोनों सही है, A और B दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन सा है? राजनीतिक कारण, अंधविश्वास, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। अगर मुख्य रूप से अगर इसमें से देखा जाए वो कौन सा कारण है तो है सामाजिक कारण, क्योंकि समाज में ही देखा जाता है तो महिलाओं की इज्जत कम मिलती है, तो इसलिए महिलाओं की आबादी में सबसे बड़ा कारण जो होता है वो सामाजिक कारण का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अगर महाराज की बात की जाएगी तो वो आप बंद करके आंख लगा देंगे, कथक। गुरु बिरजू महाराज वैसे भी बहुत हिट है, वो कथक से संबंधित हैं। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे बहादुर और सबसे बड़ा नेता बताया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है इसे लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अगर उद्घाटन देखा जाए तो वो गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये लंदन में है, जिसमें भारत को फिर से चुना गया है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस अगर बात की जाएगी तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर अगर भारत की बात की जाएगी तो वो हैं वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियंस 2023 का अगर आयोजन देखा जाए तो वो भारत में किया गया है, क्योंकि अब हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो अगर देखें हम, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है, कृषि ये करता है। कच्चे माल की आपूर्ति करता है, ये भी बिल्कुल सही है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आज के हमारे 38 क्वेश्चन ख़त्म होते हुए उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।